देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं नीबा गुल बाजवा। आज प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कि साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने इंतखाबी और नैब इस्तिलाहात के बाद इंतखाबात का अंदिया दिया है। और वजारत दिफा की अगर बात की जाए तो ख्वाजा आसिफ ने भी इलेक्शन नवंबर से करवाने नवंबर के करीब या नवंबर से पहले की बात की है कि इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कैसे पॉसिबल होंगे इस पे हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में। और हम साथ ये भी बात करेंगे कि पीटीआई की तरफ से हमारे पास ये सामने आ रहा है कि उन्होंने मुख्तलिफ इलेक्शन कमीशन पे काफ़ी इल्ज़ामात जिस तरह वो बाकी इदारों पे लगा रहे हैं उन पे लगाए हैं, और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक कानूनी जद्दोजहद के आगाज़ करने की बात की है। ये बयान जो है वो फवाद चौधरी साहब ने दिया है, इस पर भी बात की जाएगी। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाती चलूँ। टेलीफोन लाइन पे मुझे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर सहराब सरकी, एमपीए पीपीपी, और मेरे साथ स्काइप पे मौजूद होंगी समीना मतलूब, एमएनए मुस्लिम लीग नून, और मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे मोहम्मद शब्बीर, एमपीए पीटीआई के। तो इन तमाम लोगों से हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर सहराब सरकी की तरफ आऊँ। डॉक्टर सहराब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल से उनसे रब्ता नहीं हो पाया हमारा। मैं समीना मतलब साहिबा के पास आऊँगी। समीना साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि आज आपने जो पूरे दिन देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही, मुख्तलिफ बयानात सामने आते रहे, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इंतखाबात के हवाले से बात की, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इंतखाबात के हवाले से बात की, जहाँ मुल्क के माशी हालात इतने ख़राब जा रहे हैं और जलसों पे जलसे हम देखते आ रहे हैं पीटीआई के ख़ास तौर पे। फिर आज मरीम नवाज साहिबा ने भी जलसा किया। वहाँ इस वक्त इंतखाबात की बात करना मुनासिब है? समीना साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछ रही अच्छा थी जी। कि मैं आपसे ये पूछ रही थी कि इस वक्त जहाँ पाकिस्तान के माशी हालात इतने ख़राब हैं और हम आटा दाल चीनी की बातें कर रहे हैं, हम आवाम के मसाइल की बात कर रहे हैं और करंट गवर्नमेंट को इन सारे मसाइल का सामना है, इस वक्त इंतखाबात की बात करना और ये बयान देना कि इंतखाबात कब होंगे और कैसे होंगे, आप क्या समझती हैं कि इस बारे में आपकी क्या राय है? वैसे सीनियर्स ने ये अगर बयान दिया है तो बेहतर दिया होगा, क्योंकि यही यही बात तो हमारी ये अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले भी यही बात थी कि हम बहुत जल्दी इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन मुल्की हालात, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि भी मुल्की हालात वाकई इस नहज पे पहुंचे हुए हैं कि कहीं भी कोई इसका किनारा, कोई पल्लू इसका कहीं भी हाथ में नहीं आने के लिए तैयार। लेकिन फिर भी आखिर इंतखाबात से ही जान छुटनी है। आप कहने का मतलब ये है कि अब पीटीआई भी सड़कों पे आ गई और वो भी मुतालबा कर रही है, और हमारी भी ख्वाहिश थी कि हम जल्दी से जल्दी हम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। लेकिन मैं नहीं समझती कि हम आवाम को थोड़ा रिलीफ देने से पहले इंतखाबात की तरफ जाएं। अब आवाम को हमने हर वक्त परेशानी की यही चक्कर में डाले रखना है। मेरा जहां तक है, अभी तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कोई तैयारी नहीं है। उन्होंने 7-8 माह का पहले भी टाइम मांगा था, और जिसके अगेंस्ट पीटीआई का एक बयानिया लेके वो चले हुए हैं। उनकी आदत है हर किसी के ऊपर बंदूक तान लेना, और वो कहते हैं गन की नशिस्त पे रख लेना। तो उसमें ये है, देखिए जी, अगर मर्दमशुमारी होनी है, वो जो अदारा जिस काम के लिए मुख्तस होता है उसे पता होता है कि मेरे काम में कितना टाइम पीरियड दरकार है। जी जी। तो इसलिए उनकी सहूलत को देखते हुए, इलेक्शन कमीशन की सहूलत को देखते हुए और अपनी राय को मद्देनजर रखते हुए हमारी अटमोस्ट कोशिश यही होगी कि हर काम सहूलत को मद्देनजर रखते हुए, ताकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बहुत बोझ ना पड़े, और इलेक्शन की जो इस इस्तेलाहात हमने करना चाह रहे हैं हम,
वो भी कर लें और उसके बाद पॉजिटिवली हम आगे चलें और कोई प्लान बनाएं और इलेक्शन की तरफ जाएं। आखिर रिजल्ट तो तभी आना है और जब हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अच्छा समीना, लेकिन अभी ये टाइम आपके कहने के मुताबिक बिल्कुल नामुनासिब है कि हम जोर देते रहें और लोग बेचारे भूखे मरते रहें, उसका फायदा नहीं है। अभी थोड़ा सा मईशत को समझ लेंगे। अच्छा, मईशत तो समझ जाएगी। मैं आज यही गुफ्तगू करना चाह रही थी कि हमने देखा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बयान दिया कि उनका बयान ऑल दो थोड़ा सा रेफरेंस टू दी न्यू COS के बारे में था कि जी अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से था और जनरल फैज़ के हवाले से बयान था। और उसके बाद उन्होंने ये बात की कि हो सकता है कि इस वजह से भी शायद नवंबर से पहले इंतखाबात हो जाएं। BBC को इंटरव्यू दे रहे थे वो, ये वाली गुफ्तगू आपकी शायद नज़रों से गुजरी हो उनका ये इंटरव्यू। तो एक तरफ तो ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि इंतखाबात नवंबर से पहले हो जाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी तैयार नहीं है और जो हालात हैं वो भी नहीं है। तो फिर मुतज़ाद बयान क्यों सामने आ रहे हैं? क्योंकि आज आसिफ अली जरदारी साहब जो साबिक सदर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि हम अपने इंतखाबी इस्तिलाहात के बाद ही फैसला करेंगे कि इंतखाबात कब होने चाहिए। मैंने भी तो आपको यही कहा कि इंतखाबी इस्तिलाहात जो सबसे पहले अवलीन तरजीह हम देंगे। उन्होंने डेफिनेट प्राइवेट बात नहीं की, उन्होंने अपनी सस्पेक्शन शो की कि हो सकता है कि हमें मई तक हम उसमें चले जाएं। डेफिनेट उन्होंने कोई अपनी राय नहीं दी, डेफिनेट तो बात उन्होंने नहीं की। बाकी रही बात सिचुएशन के मुताबिक और हालात के मुताबिक, समटाइम्स कुछ सोचें चेंज हो जाती हैं, समटाइम्स प्लानिंग चेंज करने पड़ते हैं सिचुएशन के मुताबिक। तो ये सारा कुछ इसी तरीके से चल रहा है। जैसे जैसे हम देखेंगे कि आवाम को कुछ रिलीफ मिल रहा है, अभी तो बजट आना है, अभी तो इंतखाबी इस्लाहात आनी है, अभी बहुत सारे काम, तो वो करने के बाद इलेक्शन उस वक्त तक नवंबर दिसंबर आ ही जाना। क्योंकि इतना टाइम तो लगेगा इलेक्शन कमीशन को तैयारी करने में भी। और फिर दूसरा एक इशू ये भी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का जो एक सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा था उसके जरिए और उसको सेकंड करने के लिए बैलेट पेपर्स भी, तो ये सब प्रिंटिंग का प्रोसेस और ये सारे काम में ठीक ठाक टाइम चाहिए होता है। बिल्कुल, लेकिन वो जो EVM मशीन के लिए तो इलेक्शन कमीशन कभी भी रजामंद नहीं था। अब देखिए कौन सा हम रुख इख्तियार करते हैं, क्योंकि EVM के लिए ना अपोजिशन की कोई भी पार्टी तैयार नहीं थी उस वक्त। ये जबरदस्ती इन्होंने बिल पास करवाया, बल्कि बिलडोज किया, और इलेक्शन कमीशन भी उस वक्त उसने बिल्कुल भी उसे फेवर नहीं किया। और अब EVM को एक साइड पे रखते हुए हम इस जो चेंजेस लाएंगे इंतखाबी इस्तिलाहात में, उसके मुताबिक इंशाल्लाह अमल होगा। अच्छा, मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहम्मद शबीर साहब ने, MP हैं PTI के, उनको हम खुशामदीद कहते हैं और मैं उनकी तरफ आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे मोहम्मद शबीर साहब ये बताइएगा कि आपने आज देखे पूरा दिन मीडिया पे मुख्तलिफ बयानात सामने आते रहे, ख़ास तौर पे इंतखाबात के हवाले से, और दूसरी तरफ PTI ने इलेक्शन कमीशन के लोगों के ऊपर जो है रेफरेंस भी दायर किया है, और वो ये भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक कानूनी जिद्दोजहद का आगाज़ करने जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब का ये कहना है, और पहला रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के रुकन सिंध जो है निसार दुरानी के खिलाफ दायर किया है। तो क्या PTI को अपने इदारों पर एतबार नहीं है, किसी भी इदारे पर एतबार नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है शफाफ तरीके से हो सकती है? तमाम सियासी बातें लूटे कृषि के ऊपर एक बड़ा एक शोर मचता था, लेकिन जब लूटे पर हम जा रहे हैं तो वो क्या तकलीफ है आइंदा से कि पाकिस्तान की ताकत की एक्शन होनी कि ये खाने सब्जी की भेड़ बकरियों की तरह गाय जानवरों की तरह बुरी लगती है कि ये मसला है हमारा। मोहम्मद शबीर साहब, समाज से निकलना है, हमें समाज से निकलना है। अगर हम
मैं आपकी बात पूरी सुनूंगी, मुझे एक ब्रेक लेना है क्योंकि थोड़ी सा टेक्निकल प्रॉब्लम हम रिजॉल्व कर लें, तो यहाँ हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मोहम्मद शबीर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। मैं ब्रेक पे जाने से पहले मोहम्मद शबीर साहब से बात करी थी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। मोहम्मद शबीर साहब जी, आप गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने आपसे एक सवाल थ्रो किया था कि जो है एतमाद आप लोगों का पीटीआई का वो इदारों पर क्यों नहीं कायम हो रहा? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाकर मौजूद बात करने की दावत दी। देखिए, हम किसी पे भी ना अदम एतमाद हमारा किसी पे भी नहीं है। हम हर इदारे पे एतमाद कर रहे हैं, लेकिन वो भी अपनी जो है फ़राइज़ जो उनके पर होते हैं कि वो कहाँ तक पूरे करें। देखिए, लोटे के पर बातचीत हुई थी कि जनाब, और ये तमाम सियासी जमातें एक वक्त था कि लोटा क्रेसी के पर ये भरपूर एक मदम्मत करती थी, लेकिन आज जब इन्होंने वही बाजार गर्म किया, छांगा मांगा, जो सियासत ख़त्म हो गई थी, तो क्या हमारी आवाम इसी पैटर्न पर चलती रहेगी कि जनाब लोग जीत कर आएँ और फिर बोलियाँ लगाते रहें? कब तक माशा ऐसा चलता रहेगा? आज पीटीआई ने माशा समाज तब्दील करने का नारा लगाया। हम चाहते हैं कि जो खरीदो फरोख्त होती है, जो जानवरों की मवेशी मंडी लगती है मार्केटों में या असम्बली में लगती है, वो ख़त्म हो। और तमाम दुनिया ने देखा कि किस तरह मंडी लगी, किस तरह लोग जो है वो जिस तरह बकरा ईद में जानवरों की नुमाइश होती है, इस तरह आपने देखा था सिंध हाउस पे नुमाइशें हो रही थी कि जनाब फला लोटा। तो लोटा कृषि के ऊपर अगर हम एक स्टैंड ले रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो इदारे हैं उनको भी हक का साथ देना चाहिए। हम कोई गलत बात नहीं कर रहे कि जनाब अगर एक शख्स ने चोरी की एतमाद को तो आवाम का वोट दें। मेरा अगर ताल्लुक पीटीआई थे, मैं पीटीआई का बल्ले से वोट लेकर आया, तो मेरा फर्ज बनता था पीटीआई के साथ खड़ा होना। अब मेरा जमीन जागता तो फिर मैं रिजाइन दूँ। ये जितने लोग जिनका जमीन जागा था तो अपने जिस निशान पर लड़े तो खत्म करते, आदत लड़ते फिर जमीन जागाते थे। लेकिन इन्होंने सिर्फ माशरे में, और ये लोग जो दो चोर आपस में लड़ते थे, मियाँ साहब वो नवाज शरीफ वो जरदारी, आज सब एक है। मतलब इसका मतलब ये कि ये सब ये खुल के सामने आ गए। तमाम सियासी जमातें सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए, अपनी हुकूमत के बचाने के लिए काला सफेद सब जाएगी। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि इदारों पर जो एक एतबार है जो हर सियासी जमात को होता है तभी उसके पास जाते हैं। अदलिया पर आपको ट्रस्ट होता है कि इंसाफ वहां से मिलेगा। आपने मुनहरिफ अरकान के लिए जो दरखास्त दायर की थी वो आज वो खारिज हो गई, तो अदलिया ने कुछ सोच समझ के एविडेंस को देखते हुए फैसला किया होगा। अभी भी हमने रेफरेंस अदालत असम्बली में जमा कराएं कि यो जमा नहीं कराएं। इलेक्शन कमीशन से भी हम दरखास्त करते हैं जनाब, आपने जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन का जो तरीकेकार पास होता, आज तमाम सियासी जमातें। लेकिन फवाद चौधरी साहब तो ये नहीं कर रहे। फवाद चौधरी साहब के जो अल्फाज हैं वो ये कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक कानूनी जिद्दोजहद का आगाज कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी रेफरेंस लाने का फैसला कर रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग रेफरेंस लाते रहेंगे, लोगों को निकालते रहेंगे तो इदारे चलेंगे कैसे? वो आपकी बात पे रद्द कर रहा हूँ कि जनाब हम अदालत में जा रहे हैं ना, हम कोई डंडा नहीं उठा रहे। हमें अगर किसी से इख्तिलाफ है तो हमने जो है बावकात तरीका इदारों के पास जाकर उनको बता रहे हैं कि ये क्या चोर है या सही है। हम डायरेक्ट उनको नहीं बात करें, हम तो इदारों में जा रहे हैं ना। लेकिन अगर आप लोगों के फेवर में फैसला नहीं आता तो फिर आप कहते हैं कि इदारे से ही काम नहीं कर रहे। देखिए, यहाँ तो ये 12 बजे भी कोर्टें खुली है ना, अदालतें खुलती है ना, क्या गरीब के लिए क्यों नहीं खुलती? ये सब चीजें सिस्टम मौजूद है। हमने अभी भी गांधी इदारों के तारीख में पहली दफा तो नहीं हुआ कि 12 बजे जो है अदालतें खुली, इससे पहले भी कई दफा जो है 12 बजे अदालतें खुली। कोई एग्जाम्पल दे दें, ठीक है? जब भी फैसले होते हैं किस टाइप के एग्जाम्पल, को एग्जाम्पल हो तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, मतलब एग्जाम्पल में आप ये कहना चाह रहे हैं कि जबरदस्ती प्रेशराइज किया गया अदालत को? मैं एग्जाम्पल मांग रहा हूँ, कभी 12 बजे खुले तो मुझे बता दीजिएगा। वही बात है ना। फिर मैं तो अदलिया की बात कर रही हूँ ना, अदलिया ने अगर एक्शन ले तो अदलिया तब भी गलत है, अदलिया जो एक्शन ना ले अदलिया तब भी गलत है। हमने लोटों के खिलाफ एक्शन दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि हमने जो कोई गलत पिटीशन दाखिल नहीं की। हमारे लोग थे, हमारे लोग इलेक्शन हमारे टिकट पे लड़कर आए। आज आगे तो हम उनको जो इलेक्शन जो असलाहत पहले थी तो ये सब कानून मौजूद है ना, उसी 62-63 बहुत सी इस्लाहत है, उसी इस्लाहत के तहत हम जा रहे हैं कि जनाब इस कानून के तहत जो जिस सियासी जमात का होता है मेंबर वो उसको पाबंद है। नहीं, मैंने समीना मतलूब साहिबा से भी जो है ये बात पूछे थे, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा, उन्होंने कहा था कि जी जो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के हवाले से जो इस्लाहात हैं जितनी भी होंगी
वो जब पूरी होंगी तो फिर हम जो जा सकते हैं इलेक्शन पर, और जो कि एक बड़ी रीजनेबल सी बात है। ये देखिए इलेक्शन में भाग रहे हैं, कल तक ये बोलते इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ। आज हम तो पहले से कह रहे हैं इलेक्शन कराओ। नहीं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी ये कहा है कि इलेक्शन कराएं, उन्होंने तो कहा हम डेट दे पीछे देना, क्यों हम हटे तो ना। डेट दे, हम तो लेकिन सड़कों पर देंगे। जानते हैं, अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट से पूछ लेते हैं ना। समीना साहिबा, आप मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं? जी जी मैम। आप गुफ्तगू सुन रही होंगी, मोहम्मद शबीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इनकी बात को गौर से सुन रही हूँ, जो ये कह रहे हैं कि इंसानों की मंडियां लगी, और क्या उस वक्त इंसानों की मंडियां नहीं थी? वो उसे मंडी नहीं कहते, बोलियां नहीं कहते, जो जहाजों में भर भर के इनकी पार्टी में लाए गए थे। क्या उसे वो उस वक्त वो इंसान बन जाते हैं, और बाकी सारे हर कोई अपनी ज़हनी इस्तिताअत के मुताबिक फैसले लेता है। कोई इमेच्योर नहीं है यहाँ पे, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं ला सकता। यहाँ पे हर बंदा अपनी जात के फैसले खुद करने के लिए तैयार होता है। ये एक ही बात पे रट लगाए हुए हैं कि जी वो फलान लोगों को इतना पैसा दिया गया। वो भी अल्लाह के बंदो, यही काम आपकी पार्टी में, ये अगर यही कुछ ना हुआ होता तो आपकी पार्टी जो तितर बितर होती, कभी भी ना होती। तो बाकी रही बात इलेक्शन की, ये जितना मर्जी शोर मचा ले, ये जब आए थे तब भी सड़कों पे थे, जो ही शोर मचा रहे थे, झूठ और सच बोले जा रहे थे, और अब भी ये जो ही सड़कों पे हैं। इलेक्शन अपने टाइम पे और अपने मुनासिब वक्त पे होने हैं, इससे कोई भी इनकार नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन साथ शामिल होगा और हुकूमती पार्टियां शामिल होंगी। जो इस्लाहात बनेगी उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। और बाकी रही बात ये अदालतें लगाने की बात, अब ये फवाद चौधरी पे ये जो केस, तो आधी रात को क्या इसे बेल नहीं मिली? उस वक्त भी उन्होंने पूछा था जस्टिस साहब ने, क्या अब तो आपको शिकवा नहीं होना चाहिए कि हाँ हम बेटाइम की कोर्ट खोल के तो आपके लिए फैसला करने के लिए कोर्ट जी शबीर साहब, मिसाल दे दी समीना साहिबा ने आपको। ये जो हमारे अदारे हैं, ये हमारी ही प्रोटेक्शन के लिए हैं। हम हम किस किस के साथ बगाड़ के रख लेंगे? ना हमने अपने अलायंस के साथ बनाई, ना हमने अपने ही लोगों के साथ जो हमारे अपने साथ स्टैंड करते थे उनके साथ बनाई वो। और फिर ये देखें, इनकी अपील खारिज हो गई, क्योंकि ये सब इन्होंने तरीका कार्यकाल अडॉप्ट किया था। इन्हें आदत ही नहीं है ना आइन पढ़ने की, ना आइन के मुताबिक चलने की, ना हकीकी कोशिश और मेहनत करने की। वो ना कोई तरीके कार के मुताबिक जो आइन में तरीका कार दर्ज था, ये उस तरीके के मुताबिक प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया गया था, इसलिए उसको खारिज कर दिया गया। अब वो हर काम आइन के मुताबिक एक प्रोसीजर होता है, उसके स्टेप्स होते हैं जिन्हें अडॉप्ट करते हुए एक फैसला लेना होता है। ऐसे नहीं हो जाते फैसले कि आप जो चाहो आप जैसे जाके खड़े हो जाओ तो जी हम आ गए और हमारे फैसले हो। उसके लिए हर स्टेप के मुताबिक ही चलना पड़ता है और अपनी बात को प्रूव करना पड़ता है। अच्छा, मुझे एक चीज और पूछनी थी समीना साहिबा की, जो इंतखाबी इस्लाहत की बात हो रही है, इसके अंदर नैब की भी बात की है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने। ये नैब की जो इस्लाहात हैं ये क्या है? नैब की इस्लाहात यही है, देखिए जी, नैब जो भी हुकूमत होती है, ये इन लोगों ने ये 3 साल नैब को हथियार बना के जो कुछ किया, क्या अवाम भूल गई? नहीं, इन लोगों ने 3 साल अपने हम लोगों के पीछे सब किए कि इनको हम कैसे दीवार के साथ लगा सकते हैं, इनके साथ कैसे जुल्म कर सकते हैं, ये पार्टी कैसे टूटेगी और कैसे इनको लाइन पे एक लाइन पे लगाया जा सकता है। तो ये मिसयूज होता था अदारा, तो इसलिए उसमें ये चेंजेस हम लाना चाह रहे हैं कि ये किसी के दबाव में ना आए। जो भी गवर्नमेंट हो, ये अपना अदारा इंडिपेंडेंटली काम करता रहे और किसी गवर्नमेंट के अंडर दबाव में आके
किसी के साथ ज्यादती ना करे। अब आप ये देखें, हमारे मुल्क की जो पैसा बाहर से आना, तो लोग जिन्होंने कंजम्पशन करनी होती है, तजारत करनी होती है, जिन्होंने इधर पैसा लगाना होता है, वो खत्म हो गया सिर्फ नैब के खौफ से। और जो हमारा इंटरनल इन्वेस्टर है वो खत्म हो गया नैब के खौफ से। हम तो खसारे में ही रहे। नैब ने आज तक रेवेन्यू में क्या इजाफा किया? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ तंग किया। और फैमिली की फैमिलियां खत्म हो गई। हमारे आपके सामने है हमारे टीचर हजरात, जिनको ये पकड़ के हथकड़ियां लगा के लेके आए थे, जो रात रात में जिनकी डेथ इनके सेलों में हो गई। क्या ये मुनासिब बातें तो नहीं थी? ये नैब के लिए बिल्कुल गैर मुनासिब इकदाम थे। और हम चाहते हैं कि नैब अगर हो तो फ्री एंड आजाद अदारा हो, जो अपनी मर्जी के साथ नहीं तो समीना साहब, आपको ऐसा लगता है कि नैब जो था इससे पहले 3.5 साल पहले जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त आजाद नहीं था, इंतकामी कार्रवाइयों पर था? हाँ, क्या हम लोगों ने भुगता नहीं? किसकी सारे लोग कोर्ट से हर चीज को क्लियर करा के आ गए। जी जी शबीर साहब कुछ कह रहे हैं। ये माशाल्लाह बड़ी मासूम है समीना साहिबा, उनको पता ही नहीं है ये सारे केसेस के दोनों में बने। जरदारी ने नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस बनाए और नवाज शरीफ ने जरदारी के खिलाफ रेफरेंस बनाए। पीटीआई ने नहीं किया, तो खुद एक दूसरे को चोर कहते हुए आए थे। और नैब इनको इसलिए खटक रहा है नहीं तो जब कि इनके वजीर आजम आज पाकिस्तान की बदनसीबी है, आज पाकिस्तान की बदनसीबी की इंतहा है कि सारे चोर क्राइम हुकूमत में बैठे हैं, क्रिमिनल जिनकी अपनी जमानत नहीं हो रही। ये दो बड़ी पार्टियां थी जिन्होंने समीना साहब एक सवाल मैं अर्ज करूं, फिर मैं आप दोनों मेहमानों की राय उस पर लूंगी। मुझे सवाल जो है वो अर्ज करने दें। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये चोर डकैत का लफ्ज सुन सुन के जो है मेरे ख्याल से अवाम भी थक गए होंगे। लेकिन मुझे एक बात ये बताइएगा कि दो हमारी मेजर पार्टीज जिन्होंने पाकिस्तान पे हुकूमत की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, और हम एक्टिविटीज देख भी रहे हैं उनकी, ठीक है, उनका अलायंस हो गया, अभी गवर्नमेंट में वो मौजूद है, करंटली तो मौजूद है, मोहम्मद शबीर साहब करंटली मौजूद हैं। जिस तरह आपके मनहर फरकान के साथ अलायंस के साथ गवर्नमेंट बनी थी, इस तरह इन्होंने अलायंस किया, अभी गवर्नमेंट इनके पास है और गवर्नमेंट को ज्यादा अरसा नहीं हुआ, 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, तो आप उनकी परफॉर्मेंस पे तो हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। मैं फिर अपने सवाल की तरफ क्या आऊंगी। मैं अपनी बात पे जो मैं सवाल पूछना आपसे ये चाह रही थी कि नवंबर से पहले का अगर इंदिया दिया गया है कि इलेक्शन होंगे, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, तो उसके पीछे क्या मेन रीजन है? देखिए, इनको अब आवाम नजर आने लगी है। ये लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद अब देखिए ना इनके जो जलते हो रहे हैं कि अल्लाह माफ करे कि लोग उनको सुनने को तैयार नहीं है। और हमारे बिगैर कन्विंसिंग बिगैर पोस्टर लगाया, बिगैर मुहिम चलाए, अल्लाह का शुक्र है कहीं भी हमारे लाखों में जलते हो रहे हैं आज, और डे बाय डे हो रहे हैं। इतनी जल्दी आज तक पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी भी इतने बड़े पैमाने पर जलते नहीं। अवाम खुद आ रही है। अवाम इस वक्त जो, तो आपने कराची का जलसा देखा था, मिलीनियम में कोई हमारी मरकजी लीडरशिप नहीं थी, मकामी लीडरशिप थी, लाखों लोग थे। ये कराची का जलसा आपने देखा, या कोई आपने, हमें एक दिन पहले इनके तो जब छोटे से प्रोग्राम होते हैं नून लीग के ऑफिस पार्टी के, पूरे कराची के साइन बोर्ड बड़े होते, पूरा सड़कें खराब होती। मैं जलसों की तरफ जरूर आऊंगी और जलसों के अवाम की तरफ जरूर आऊंगी, क्योंकि ये वोटर एंड सपोर्टर का जो मसला है ना, ये अभी तक हमें टेलीफोन लाइन पे इकबाल पूरी एक ही आवाज है। अब इनको पता इकबाल खान साहब ने ज्वाइन किया है वजीर आला सिंध के, प्लीज मुझे उनसे राय लेने दें। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल साहब, मुझे ये बताइएगा कि हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब के बयान की पर भी, जो इंतखाबात के लिए इन्होंने दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी आज बहुत एक बयान दिया है इंतखाबात के ऊपर, उसमें पाक फौज का भी जिक्र हुआ, नए आने वाले जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से भी जिक्र हुआ। इंतखाबात को फौज के साथ जोड़ना नवंबर से पहले हो जाएंगे, ये बयानात कुछ समझ नहीं आ रहे, आप कुछ क्लेरिफाई करेंगे इस पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी कुछ देर पहले मेरी बहन मैंने अभी टीवी पर ही देखा है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है अपने बयान को किसी और अंदाज में पेश कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि मेरे बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया। अब तो ये ख्वाजा आसिफ साहब भी बता सकते हैं कि उन्होंने किस अंदाज में पेश किया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने बयान को जिस तरह मीडिया पर उस पर बहस हो रही है उसकी उन्होंने नफी कर दी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि उस पर अब बात बनती ही नहीं है।
मैं ख्याल अभी शब्बीर कुरैशी साहब को मैं सुन रहा था कुछ देर पहले तक, जो कह रहे थे मिलेनियम पर लाखों का जलसा हुआ जी जी और सारी जिंदगी मेरे भाई ने। अच्छा, पॉलिटिकल वर्कर है, अच्छा पॉलिटिकल वर्कर है शब्बीर, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। तो शब्बीर से मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने पीटीआई के दीगर दोस्तों की तरह जो झूठ रवानी से बोलते हैं, वो शब्बीर भी उसमें जो ना उसमें बह गया है। तो मिलेनियम पर लाखों का जलसा आप ही दोस्त थे मेरे, जी जी जी, दोस्त थे मेरे। मैं 2 मिनट में बात मुकम्मल कर लूं। मेरे ख्याल है मिलेनियम पर लाखों का जलसा हो नहीं सकता, ये शब्बीर भाई भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और बागे जिना में जो जलसा इन्होंने किया था वो कितने ग्राउंड को कवर किया था ये भी शब्बीर भाई बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उसमें कितना सच और कितना झूठ था। और डे बाई डे खान साहब के जलसे जो है वो छोटे होते जा रहे हैं। आप गौर करें, उनकी फुटेज उठा लें। नहीं, वो कल झेलम के जलसे में जिस ग्राउंड में किया उसमें 30,000 से ज्यादा लोग आ ही नहीं सकते, तो लाखों की तादाद का दावा। हाँ, और उसको भी इन्होंने 40% पर, वो जो ग्राउंड है उसको उसकी 40% एरिया पे इन्होंने जलसा किया था। ठीक है, अच्छा अब मैं जो इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि कितने लाख लोग थे और कितने हजार लोग थे। तो मेरे ख्याल है अगर 27 मार्च को इन्होंने जलसा किया, जो इन्होंने कहा था कि 10 लाख लोग आएंगे, तो उस पर जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है आईबी की, आईएसआई की, एमआई की और तज्ञा निगारों की, वो 15 से 26 हजार तक के दरमियान की है। तो ये 20 लाख लोग दोबारा लेके जाना चाहते हैं तो बिल्कुल लेके जाए। 126 दिन पहले भी लेकर गए थे। नहीं इकबाल साहब, कल तो झेलम के जलसे के बाद उन्होंने कहा था कि मैं जितनी आवाम देख रहा हूँ तो 20 लाख से ज्यादा, मैं 25 लाख जो है उनकी एक्सपेक्टेशन है कि लोग आएंगे इस्लामाबाद में। अल्लाह करे, हर जलसे के बाद 4-5 लाख बढ़ जाते हो जाए। मेरी दुआ है इनके साथ, अल्लाह करे कि जो ये ख्वाब देख रहे हैं वो पाया तकमील तक पहुंच जाए इनका ख्वाब। क्योंकि अब तक जितने भी ख्वाब इन्होंने दिखाए पाकिस्तानी कौम को, सबसे पहला ख्वाब दिखाया इन्होंने तब्दीली आई रहे। तो तब्दीली जो आई अगर आ गई है, आपसे भी पूछूंगा, जो पैनल में मेरे दोस्त बैठे हैं, मैं एक मिनट मैं चाहूंगा कि मदाखलत कोई ना करे, जो मेरे दोस्त पैनल में बैठे हैं, वाकई अगर तब्दीली आ गई तो मैं सबकी बात को एग्री करता हूं। और आपसे भी मेरी बहन पूछूंगा। दूसरा, इन्होंने कहा था कि हम करप्शन का खात्मा करेंगे 90 रोज में। तो इंटरनेशनल इंडेक्स में पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हो गया। अगर कमी हो गई है तो मैं भी पीटीआई को अप्रिशिएट करूंगा और इनके बयानिए की को सेकंड करूंगा। फिर इन्होंने कहा था कि मदीना की रियासत बनाएंगे। चले जी, अगर मदीना की रियासत अगर 2% कहीं से नजर आ रही है तो फिर भी मैं कहूंगा खान साहब आपने कुछ दुरुस्त कहा था, मदीना की रियासत की बुनियाद आपने डाल दी है, 2% बात सच निकली। फिर उन्होंने कहा था 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अगर 2 लाख आ गई है तो मैं 98 लाख नौकरियों का इंतजार करने के लिए, पीटीआई की हुकूमत को मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। 50 लाख घर इन्होंने बनाने थे, अगर उसमें से लाख बना दिए तो 49 लाख का इंतजार करने के लिए मैं तैयार हूं। अच्छा इकबाल साहब, मैं हमेशा अपने मोहतरम मेहमानों से जरूर उनकी परफॉर्मेंस का पूछती हूँ। आप आए, बहुत शुक्रिया। मैं ये पूछना चाहूंगी, सिंध गवर्नमेंट तो हमेशा से पीपल्स पार्टी के पास रही है ना, पिछले 4 साल में भी देख लें, अभी भी लें, तो तकरीबन 14,000 साल हो गए K4 का मंसूबा नहीं बना। अब तो केंजर झील की यह हालत है, बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर आगे, कराची को पानी जो है लगता है कि मिलेगा नहीं है। ट्रांसपोर्ट का इशू वैसे ही चल रहा है, जो टूटी फूटी हमारी ऑरेंज लाइन एक मंसूबा था वो शुरू हो गया। और आप ये देख लें, तामीरात के हवाले से कराची जंगल बनता जा रहा है। इतने रिसोर्सेज का फुकदान तो यहाँ भी है, यहाँ भी बजट जो है सही तरह से लग रहा है। मेरी बहन 2021-22 के माली साल के बजट में अरबों रुपए का फंड कराची के लिए मुख्तस किया गया है। वो कहाँ लगा? उससे पहले भी मुख्तस किया गया है, वो इनिशिएट होंगे, आप नजर आएंगे आपको। और उससे पहले भी मैं आपको कोरंगी जैसे इलाके में, जहाँ पीपल्स पार्टी शायद एक काउंसलर भी नहीं जीती, वहां पे ओवरहेड ब्रिजेस की भरमार कर दी। 9,000 रोड एक बना, 12,000 रोड एक बना, कोरंगी 5 नंबर ओवरहेड ब्रिज बना, कोरंगी 2.5 नंबर ब्रिज बना, कोस्ट गार्ड कोरंगी से इब्राहिम हैदरी तक एक सड़क बनी, बिटायाबाद वाला मैं कोई मेगा प्रोजेक्ट एक बता देना ताकि परफॉर्मेंस तो सामने आए ना। जब हम पीटीआई से ही पूछते हैं उनकी परफॉर्मेंस 4 साल पे, तो वो भी सिफर नजर आते हैं। तो मैंने कहा सिंध गवर्नमेंट से भी पूछ लूं उनकी परफॉर्मेंस क्या है। अगर मेरे पीटीआई के दोस्त ये कहते हैं कि केपी में हमारी हुकूमत दोबारा इसलिए आई कि हमने वहां पे परफॉर्म किया, तो फिर यही फार्मूला सिंध पर भी जो है उस पर इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए कि तीसरी बार पीपल्स पार्टी को मुसलसल सिंध के लोगों ने गवर्नमेंट दी है और हर साल अपनी सीटों में इजाफा किया है पीपल्स पार्टी ने। इवन यहाँ तक के जो बल्दिया की सीट जहाँ पे पीटीआई का फेडरल मिनिस्टर था, वहां हम 6ठी पोजीशन पर थे। और ये जो है, जैसे मेरे भाई ने शब्बीर ने कहा कि आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो, तो बात दुरुस्त है। वो एक सीट पर जो है पूरी हुकूमत लगा दी, सारे रिसोर्सेज लगा दिए जीतने के लिए। लेकिन खैर वो तो अलग बात है। इकबाल साहब मैं परफॉर्मेंस पीटीआई की पूछ लूंगी मोहम्मद शबीर साहब से। सिंध हुकूमत ने सारे रिसोर्सेज लगा दिए तो पूरे पाकिस्तान में 15 बाई इलेक्शन हुए
जिसमें से 14 में पीटीआई को शिकस्त हुई, तो ये भी तो हुकूमत में थे। ये आवाज खल्क नहीं है, ये नकार खुदा नहीं है। हम अगर जीत जाए तो हुकूमत के रिसोर्सेज यूज हो गए। खुदा के लिए बात थोड़ा सच करें, और सच पर अपनी बात लोगों को समझ भी आती है। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आपके साथ अलायंस में मुस्लिम लीग नून ना हो तो आपको क्या लगता है कि आप पंजाब में इलेक्शन जो है वो बाई इलेक्शन वगैरह में पीपल्स पार्टी को वोट ले पाएगी? हमने नून लीग के साथ मिलकर कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। नून लीग ने अपना इलेक्शन लड़ा है, हमने अपना इलेक्शन लड़ा नहीं है। तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में जिन इलेक्शन के इंतखाबात की बात हो रही है, तो क्या नून लीग आपके साथ नहीं होगी? नहीं, इलेक्शनों में हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, अपना अपना। जहाँ तो हम एक नाअहल और नालायक हुक्मरान को भगाने के लिए एक पेज पर थे, जिस तरह ये अपनी हुकूमत बनाने के लिए बाप पार्टी के साथ थे, एमक्यूएम के साथ थे, काफ लीग के साथ थे। अच्छा, शब्बीर साहब बड़े मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात में, मैं उनकी मुस्कुराहट की वजह पूछ लेती हूँ कि वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं। जी शब्बीर साहब। मीठा मीठा आप कड़वा तू सिंध में अफसोस की बात है, 15 साल इकबाल साहब हम ये सुन लेते हैं ना, वो क्यों मुस्कुरा रहे, किस बात पे 15 साल से जिस तरह इनकी हुकूमत आती है दुनिया जानती है। अच्छा, उसको छोड़े आने जाना है। अब 15 साल में सिंध के मासूम बच्चे, उनको कुत्ते के काटने की इनकी वैक्सीन नहीं, ये वैक्सीन नहीं है। ये 15 साल से सिंध की सड़कों का हाल है। लाड़काना जो शहर है, जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का शहर है, वहाँ पर भी आप सीवरेज के मसले हल नहीं कर पाए। ठीक है, वहाँ एक ही आपने सिंध में दिए क्या है, आपने सिंध के आवाम को दिए क्या है? आप देखें, जब पीटीआई की वफाकी गवर्नमेंट थी तो पीटीआई ने पाकिस्तान को क्या दिया? मैंने इकबाल साहब से पूछा, पीटीआई ने पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, माशी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया? कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट आप भी बता दें। वज़ीर तालीम ने कहा 5000 से ज्यादा स्कूल घोस्ट है जो मवेशी खाना बने में, वो एतराफ भी किया। लेकिन उनका इन्होंने आज तक क्या किया कि जिन्होंने वो इन स्कूलों को बाड़ा खाने में तब्दील किया, कोई एफआई काटी? 5000 को खुद एक्सेप्ट किया वजीर तालीम सिंध ने कि 5000 से ज्यादा स्कूल घोस्ट है, कोई एक एफआई कटाई जाए, क्यों नहीं कटी गई? वो जो स्कूल था वो किसकी मिल्कियत है? आवाम की मिल्कियत है। वो आवाम की मिल्कियत को लोगों ने अपनी जाति बाड़े बनाए, उनके खिलाफ एफआई नहीं करनी चाहिए थी। एक एफआई नहीं कटी, एतराफ जरूर किया कि 5000। मैंने सवाल ये किया था कि पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के लिए पीटीआई ने क्या किया। मैं समीरा साहिबा से मुझे ये बताइएगा कि आने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो साथ होगी? इकबाल साहब आपसे मैं जवाब लेती हूँ। मैं समीरा साहिबा से पूछ रही थी कि आने वाले इंतखाबात में क्या हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का अलायंस है? देखिए जी, जब इंतखाबात होते हैं तो हर पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक ही अपना इलेक्शन लड़ती है, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वो फिर आपस में, जैसे अब अलायंस था, गवर्नमेंट बनाने की तरफ जब जाते हैं तो इंशाल्लाह ये उसी तरीके से करना रहेगा। लेकिन जब इलेक्शन होंगे तो उस वक्त सीनियर क़यादत कैसे एक दूसरे को अकोमोडेट करती है उसका हम लोगों को तो इतना इल्म नहीं है, लेकिन मोस्टली यही होता है कि हर पार्टी अपने अपने तरीक़ाकार के मुताबिक, अपनी मैनिफेस्टो के मुताबिक अपने इलेक्शन लड़े और उसके बाद फिर कंबाइनली एक अच्छी गुड फोर्स के साथ हम मुल्क को आगे लेके चले। जब तक हम इकट्ठे होके साथ जोड़ के हाथ पकड़ के आगे नहीं चलेंगे। देखिए जी, अगर बलूचिस्तान के लोग हैं, केपीके के लोग हैं, या छोटे सूबों के लोग हैं, वो भी तो अपने लोगों से वोट लेके आते हैं। उनका भी राइट बनता है कि वो अपने लोगों की नुमाइंदगी करें। सबको हम सब ने प्रोग्राम में वक्त कम है। समीरा साहिबा और इकबाल साहब, आप भी, और शबीर साहब, मैं चाहूंगी आप तीनों मेहमान जो है मुझे बहुत प्रिसाइजली आंसर ये दे दें कि क्या नवंबर से पहले जो है वो इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे? जी शबीर साहब। देखिए, हम हर वक्त तैयार हैं इंतखाब जब समीरा साहिबा जब चाहे करवा लें। आज अल्लाह का शुक्र है कि इन तमाम सियासी जमातों की सिर्फ वर्कर है, आवाम सब खत्म हो गए।
इनके जलसे भी पेशावर में हुए ना, और KPK में जो हुए थे, अटक में जो हुए। नहीं, वैसे ये बात मुझे समझ में नहीं आई। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे जब कहा गया था और ये दोनों जमातें कह रही थी कि इंतखाबात करवा लें, इलेक्शंस हो जाए, तब तो करवाए नहीं। अब आप लोग इतना प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। हमने जब इनके अदम आने से पहले, इकबाल साहब क्या कहेंगे, इंतखाबात हो जाएंगे नवंबर से पहले, क्या नहीं हो पाएंगे? मेरा जवाब आपने दे दिया है कि हम तो जब 27 फरवरी को कराची से निकले थे तो बिलावल साहब दिन में 3-4 खिताब करते थे और हर खिताब में कहते थे कि मैदान खाली है, आ जाए खान साहब, मुकाबला करें, इस्तीफा देते हैं, मुकाबला करें, इस्तीफा दे दे, मुकाबला करें, इस्तीफा दे, हुकूमत छोड़े, आ जाए। जब अदम में उन्होंने कहा तो पीपल्स पार्टी यानी तैयार है ना इंतखाबात के लिए? पीपल्स पार्टी तो बेचारी पंजाब में चली गई, तो आपको इंतखाबात। इकबाल भाई माशाल्लाह, इकबाल साहब मेरा सवाल ये, पीपल्स पार्टी तैयार है ना इंतखाबात के लिए? नून लीग से सीटें मांग रहे हैं आप। PTI की ख्वाहिश पे इंतखाब नहीं होंगे। देखें, पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग से सीटें मांग रही है। इकबाल साहब के जवाब तो सुनने थे, प्रोग्राम में बात कर रहे। इकबाल साहब ने आपको बताया कि शबीर भाई इनकी ख्वाहिश पे इंतखाबात नहीं होने, हमने इंतखाबात जो मुश्तरका कोलिशन गवर्नमेंट है उसकी मर्जी से इंतखाब होंगे। ये रगड़ते रहे, रेडिया रगड़िया सब करते रहे, इनके कहने से इंतखाबात नहीं होने वाले। अच्छा जी, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त कम है, अब मैं चाहूंगी कि हम इस गुफ्तगू को आगे किसी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और जो नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि अभी करंट गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून साथ है। इंतखाबात के लिए बड़ा वाज़ेह बयान ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से नजर आया है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से भी। अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या फैसले होने चाहते हैं, नवंबर से पहले इंतखाबात होते हैं कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।